सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट्स एंड डायमेंशन का थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में हम लोगों को डिस्कस करना है एडवांटेजेस, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एज वेल एज डिफेक्ट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हम क्या करेंगे, हम यूजेस ऑफ, देखिए हेडिंग लिखी हुई है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, बट हम साइमल्टेनियसली हर एक यूज पे जो उसका काउंटर में उसका डिफेक्ट्स होगा उसको भी हम लोग साइमल्टेनियसली साथ साथ स्टडी करते चले जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हेडिंग लिखी हुई है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग साइमल्टेनियसली इसके डिफेक्ट्स की भी स्टडी करते हैं। तो बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। उसका जो पहला एप्लीकेशन है दैट इज टू चेक द वैलिडिटी ऑफ अ गिवन इक्वेशन और फार्मूला। हमें ये चेक करना है कि ये गिवन इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, आपको एक फार्मूला दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि वे चेक करिए कि ये जो इक्वेशन है, ये जो फार्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। एग्री करते हैं? तो उसको हम लोग डायमेंशन से चेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान दीजिएगा, देखो मेरे शब्दों को बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी रिलेशन, कोई भी फार्मूला, कोई भी लॉ अगर फिजिक्स में वैलिड है, फिजिक्स में होल्ड कर रहा है, तो वो डेफिनेटली डायमेंशनली वो करेक्ट होगा। मतलब कोई भी रिलेशन अगर रियल लाइफ में फिजिक्स में वैलिड अगर है तो वो रिलेशन डायमेंशन वाइज पक्का वैलिड होगा। मतलब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू दैट ऑफ द राइट हैंड साइड होगा। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स बात करूं तो रिवर्स नीड नॉट बी ट्रू। अगर मैं रिवर्स बोलूं कि कोई भी अगर रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो रियल लाइफ में वैलिड होगा ना, ऐसा नहीं, शायद हो शायद ना हो, अभी मैं वेरीफाई कर दूंगा। लेकिन अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, मींस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, तो 101% मैं कह सकता हूं कि ये जो रिलेशन है ये फिजिक्स में वैलिड नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिक्स में वैलिड हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो पाए। क्लियर हुआ ये? ठीक है ना? देखो जो मैंने बोला हुआ है वही लिखा हुआ है, इसको आप स्क्रीन को पॉज करके नोट भी कर लेंगे, पहले समझेंगे। इफ द पावर्स मतलब होता है डायमेंशंस, तो इफ द पावर्स ऑफ MLT ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग पावर्स ऑफ ML and T on the right hand side of the equation, then the given equation or formula, yes देखिए then the given equation or formula क्या लिखा बेटे हुआ है, may be correct, yes may be correct। मतलब अगर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो हाँ, ये गिवन रिलेशन फिजिक्स में शायद करेक्ट हो जाए। लेकिन अगर डायमेंशन ऑफ LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहे हैं तो 101% कह सकता हूं कि रिलेशन फिजिक्स में वैलिड नहीं हो पाएगा। देखिए आगे वही लिखा हुआ है कि इफ दे आर नॉट इक्वल, अगर डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही हैं, देन द गिवन इक्वेशन और फॉर्मूला, देखो देखिए यहां लिखा है मस्ट बी इनकरेक्ट। यस, ये मस्ट बी इनकरेक्ट। क्लियर हुआ ये? तो अगर डायमेंशंस इक्वल हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की MLT की, तो रिलेशन फिजिक्स में वैलिड हो सकता है, मे बी करेक्ट। बट अगर डायमेंशन वैलिड ही नहीं आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है, तो 100% वो रिलेशन कैसा होगा, मस्ट बी इनकरेक्ट। एग्री करते हैं? क्लियर हुआ? जो ये मैंने बात बोली हुई है इसको हम लोग इन दो एग्जांपल्स के थ्रू इसको बहुत ढंग से वेरीफाई भी कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखिए उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 दिया। आप सबसे पहले इस एग्जाम्पल 1 को नोट करेंगे। चेक, क्या लिखा है, चेक बाय डायमेंशनल एनालिसिस वेदर द गिवन इक्वेशंस, these are the 3 given equations are dimensionally correct or not। हमें चेक करना है कि ये रिलेशन, ये इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। देखो बच्चे, यहां पर डायमेंशनली बोला गया है, डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। यहां पर डायमेंशनल की बात की गई है, ये न्यूमेरिकली करेक्ट की बात नहीं की गई है। न्यूमेरिकली करेक्ट का मतलब होता है कि उसके थ्रू न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे वो भी सही आ जाएगा, मतलब वो वाला राइट फॉर्मूला है। राइट फॉर्मूला अप्लाई करके ही तो आपका आंसर आ पाएगा, राइट। तो हमें चेक करना है कि ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ठीक है भाई बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं, मैं 1 by 1 को डिस्कस करता हूं। यस, हिंट फर्स्ट पे आइए, कंसीडर V इक्वल्स टू U प्लस AT। हाँ, यहां पर बेटे सिंबल की मीनिंग पता होनी चाहिए। यहां पर वेयर, अगर हम सिंबल की बात करें तो प्रॉब्लम में दिए गया है आपको ये कि वेयर V इज द फाइनल स्पीड और वेलोसिटी।
ऑफ बॉडी और पार्टिकल। u को बोलते बेटे हम लोग हैं इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड। क्लियर हुआ। a इज नोन एज एक्सीलरेशन एंड t स्टैंड्स फॉर टाइम। एग्री करते हैं। तो यहां पर ये आपको सिंबल है, ये सिंबल के मीनिंग दे रखे हुए हैं। अब मेरे को चेक करना है कि दीज आर डायमेंशनली, ध्यान देना बच्चे, डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक है ना, क्लियर हो। बिकॉज अगर डायमेंशनली करेक्ट होगा तो फिजिकली करेक्ट हो सकता है मे बी, अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो फिजिकली 100% कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा। यस, तो मैंने पहले को उठाया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर हुआ। ये बच्चों हमने वही चीज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सीख रखा हुआ है। a इंटू टी को मल्टीप्लाई किया गया है तो इसको हमेशा एक सिंगल यूनिट की तरह मानेंगे। क्लियर हुआ। ये तो अगर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ u इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अगर ए टी होता है, इफ अगर ऐसा है, इफ अगर ऐसा हो जाए, क्लियर हुआ ये, देन द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, देन द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हम बोलेंगे भाई गिवन इक्वेशन कैसी है, डायमेंशनली करेक्ट है। एग्री करते हैं। चलो भाई देखते हैं क्या होगा। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v निकालिए। v बेटे क्या है, फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आई थिंक शायद ये आ गया। यस, u इज ऑल्सो इनिशियल स्पीड है, तो वो स्पीड तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ऐसे आ गया। नाउ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बेटे आता है ऐसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, इनटू टी, टी इज डायमेंशनली कैपिटल टी। यस, देखिए ये जब सॉल्व करा फर्दर, ये तो सॉल्व हो चुका है, एल टी माइनस वन यहाँ पर आया, इधर भी एल टी माइनस वन आया। अगर सारे ओके हो जाएंगे तो मैं बोलूँगा कि ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। और बच्चों को देखिए मल्टीप्लाई करने पे पावर क्या करेगी, ऐड करेगी। यस, तो ये देखिए बताइए क्या तीनों के डायमेंशन सेम आ रही हैं? यस, आ रही हैं। यस, इसका मतलब क्या हुआ, ये सब मैच कर रहा है। तो सो क्या लिखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी इज डायमेंशनली करेक्ट। बेटे देखो मैंने अभी डायमेंशनली करेक्ट को मैंने फोकस किया हुआ है, अब क्यों करा हुआ है मैं बताऊंगा बाद में अभी आप लोगों को। नाउ लेट अस चेक द सेकंड वन। सेकंड वन को पहले चेक करके देखते हैं कि सेकंड वन में क्या होगा। सेकंड वन इज v इक्वल्स टू यू माइनस ए टी, v इक्वल्स टू यू माइनस ए टी। क्लियर हुआ। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यस अकॉर्डिंग टू लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v should be equal to that of u should be equal to that of at। एग्री करते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। अभी सब मैं निकाल चुका था, ये भी बच्चे आ जाएगा एल टी माइनस वन, प्रीवियसली मैंने सब वही किए हुए हैं। u का भी डायमेंशन कितना बेटे आएगा, एल टी माइनस वन आएगा। और अभी देखा था मैंने कि a इंटू टी के डायमेंशन भी फाइनली कितनी आ गई थी, l इंटू टी रेस टू द पावर माइनस वन। बताइए क्या सबकी डायमेंशन सेम आ रही हैं? मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होल्ड कर रहा है। और अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होल्ड करेगा तो इसका मतलब ये रिलेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। यस, सो द रिलेशन और इक्वेशन v इक्वल्स टू u माइनस ए टी इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये रिलेशन भी जो बच्चे है वो डायमेंशनली कैसा है, करेक्ट है। रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। एग्री करते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस चेक द थर्ड वन। अब हम थर्ड वन को चेक करते हैं। थर्ड वन इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टी। एग्री करते हैं। तो अब अगर यहां पर मैं अप्लाई करता हूं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी
तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u शुड बी इक्वल टू v एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू a अपॉन t। जिनको डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे उनको हमेशा एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करा जाता है। बच्चों v और u में अभी निकाल चुका था, LT-1 आया था इन दोनों का, तो ये तो डायमेंशनली सेम है। अब जरा बच्चे मैं a अपॉन टी को निकालता हूं। a होगा एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस अपॉन टी, तो यार ये फाइनली आ जाएगा LT की पावर -1, दिस इज इक्वल्स टू LT रेज टू द पावर -1, और इधर आ गया L इंटू टी रेज टू द पावर -3। यस, क्या ये इक्वल हो पा रहा है? नहीं इक्वल हो पा रहा है, ये इक्वल नहीं हो पा रहा है। एग्री करते हैं जब परफेक्टली हर जगह पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होल्ड करेगा, ऐसा ना हो कि केवल यहां होल्ड कर दिया, कंप्लीटली होल्ड करेगा, तो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई कि डायमेंशनली वैलिड है। क्लियर हुआ ये? यस। तो मैं यहां से कह सकता था कि सो द इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस a बाई टी is dimensionally देखो मैंने यहां पर क्या ऐड कर दिया, एज वेल एज फिजिकली मतलब हो गया न्यूमेरिकल वाइज भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो डायमेंशनली एज वेल एज फिजिकली इनकरेक्ट। यस, डायमेंशनली एज वेल एज फिजिकली इनकरेक्ट। देखो जो रिलेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा वो तो फिजिक्स में वैलिड ही नहीं हो पाएगा, तो फिजिक्स में वो वैलिड ही नहीं है। क्लियर हुआ? लेकिन देखो ध्यान दो बच्चे, आप बताइए, ये तो थर्ड वाला तो पढ़ी था आपने, पढ़ी था कि v u और at में रिलेशन क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस at होता है, ना कि v इक्वल टू u माइनस at होता है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो केवल फर्स्ट वाला राइट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने के लिए, जबकि सेकेंड और थर्ड गलत है। लेकिन डायमेंशन के थ्रू जब मैंने इसको चेक किया तो डायमेंशन के थ्रू चेक करने में पहला वाला भी ट्रू हो गया, दूसरा वाला भी ट्रू हो गया, थर्ड वाला इनकरेक्ट हो गया। क्यों? बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या होता है, चाहे किन्हीं भी दो के बीच में प्लस साइन आए या माइनस साइन आए, वो दोनों के डायमेंशन को इक्वल करके परमिट कर देगा। जबकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते में या तो एग्जैक्टली v इक्वल टू u प्लस at होगा या v इक्वल टू u माइनस at होगा। तो इसका मतलब हमने साइमल्टेनियसली इसका एक डिफेक्ट भी सीख लिया कि किन्हीं भी दो क्वांटिटी के बीच में एग्जैक्टली प्लस साइन आएगा या एग्जैक्टली माइनस साइन आएगा, इसको डायमेंशनल के थ्रू हम नहीं बता सकते हैं। इसके लिए मैं किसी और चैप्टर, इसका मतलब हमारे फिजिक्स की थ्योरी और आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि केवल यूनिट्स एंड डायमेंशन से ही हम लोग सारे फॉर्मूले बना लेंगे, हमको और आगे पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज एग्जैक्टली u प्लस at है या u माइनस at है, ये डायमेंशन परमिट नहीं कर पाएगी, डायमेंशन दोनों को अलाउ कर देगी, बोलेगी दोनों ही सही हैं। इसका मतलब सुनिए, अगर कोई रिलेशन, अब जरा पढ़ के देखिए, अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशन दोनों की तरह सेम आ रही है, तो इट मे बी करेक्ट। तो रियल लाइफ में वो मे बी करेक्ट, बिकॉज ये करेक्ट है और ये करेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों को डायमेंशन ने अलाउ कर दिया। लेकिन अगर किसी को डायमेंशनल नहीं ब्लॉक कर दिया तो मस्ट बी इनकरेक्ट, शायद मस्ट बी इनकरेक्ट, तो फिजिकली भी कैसा हो गया, वो इनकरेक्ट हो गया, फिजिक्स में वैलिड नहीं हो पाएगा। बट तो शायद मेरे लगता है आप लोगों को इसका यूज भी क्लियर हो गया कि हाँ भाई इतने सारे में से ये जो है वो तो वैलिड ही नहीं है, इन तीन में से दो बचे। अब दो में मैं टेस्ट कर लूंगा कि एग्जैक्टली u प्लस at होता है या u माइनस at होता है, तो डायमेंशन के थ्रू हमारा वर्कलोड कुछ कम हो गया। इतने सारे में से इतने ही केवल डायमेंशनली करेक्ट हो पाए हैं, तो इन्हीं में हम वेरीफाई कर लेंगे कि एग्जैक्टली ट्रू फॉर्मूला क्या होगा। तो ये इसका एक यूज हो गया, और साथ में इसका एक डिफेक्ट क्या हो गया कि साइन प्लस आए या माइनस आए, यस वो हम बता नहीं पाएंगे एग्जैक्टली इसकी हेल्प से। क्लियर हुआ ये? नाउ लेट अस कंसीडर एग्जांपल नंबर 2। सेकंड एग्जांपल पे आएंगे। सेकंड एग्जांपल भी इसी पर बेस्ड है कि टू चेक द वैलिडिटी ऑफ अ गिवन इक्वेशन और फार्मूला, ये चेक करने पर बेस्ड है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए। चेक बाई, ये क्वेश्चन आपका आईटी में आ चुका है, इसमें ऑप्शन दिए गए थे, बस मैंने ऑप्शन छोड़ दिए हैं। चेक बाई डायमेंशंस whether the equation tan theta equals to rg upon v square is correct, where r is the radius of the circular path, g is known as the acceleration due to gravity, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, v is the speed of the vehicle, उस vehicle की speed जो circular turn कर रही है,
एंड थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, कुछ होता होगा, हम लोग पढ़ेंगे आगे, एक चैप्टर होगा सर्कुलर मोशन, वहां जानेंगे कि थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। मैं तो कह रहा हूं थीटा बेसिकली एंगल है यार। एंगल कैसा होता है? डायमेंशनलेस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। एग्री करते हैं? तो हमें पहले चेक करना है, चेक बाय डायमेंशंस। डायमेंशन से चेक करके बताइए कि ये जो रिलेशन है ये करेक्ट है या नहीं है। एग्री करते हैं? ठीक है भाई, यस। तो हमने इसके सोल्यूशन में आए, इसके हिंट में आए, हमने क्या करना है, हमको पहले तो निकालना पड़ेगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, यस, ऑफ इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड बेटे क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा है, तो ये आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ tan थीटा, हम लोग पहले कर चुके हैं। एनी टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। तो बच्चे यहां से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आ गया m0 L0 t⁻0, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड निकालूं और वो भी अगर यही आ जाता है m0 L0 t0, तो वो रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, और अगर डायमेंशनली करेक्ट होगा तो फिजिक्स में ट्रू हो सकता है, मे बी करेक्ट। क्लियर हो? पहले देखते हैं क्या आएगा। नाउ लेट अस चेक द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। दिस इज सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, क्या लिखा हुआ है, r इंटू जी अपॉन वी स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या आ गया, ये r इंटू जी बाई वी स्क्वायर। ठीक है, r इज, यस बच्चों, r इज द रेडियस काइंड ऑफ लेंथ, g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर l पर सेकेंड स्क्वायर t की पावर -2 डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, v वेलोसिटी, वेलोसिटी बेटे होगी मीटर पर सेकेंड, और इसका होल स्क्वायर। जरा सॉल्व करके देखिए बच्चे, तो मुझे लगता है यहां से जो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड आ जाएगा, यस, ये भी आ रहा है, देखिए ये भी आ जाएगा m0 L0 t0। क्लियर हुआ ये? दैट मीन्स इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। और बच्चों अगर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गए, क्लियर हुआ ये, तो बताइए क्या लिखेंगे, ये रिलेशन फिजिकली करेक्ट है या डायमेंशनली करेक्ट है? क्या बात कहना बेटर होगा, क्या चीज कहना सबसे बेस्ट हो जाएगा कि ये रिलेशन फिजिकली करेक्ट है या डायमेंशनली करेक्ट है? यस, बिल्कुल सही। या यहां पर हम सिंपल ही कह सकते हैं कि ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। यस, तो लिख सकते हैं आगे, मैं यहां लिख रहा हूं, सो यस द रिलेशन tan थीटा इक्वल्स टू rg अपॉन v स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। इज डायमेंशनली करेक्ट। ये जो रिलेशन बच्चे है, ये रिलेशन डायमेंशनली कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। हाँ, अब अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इट मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। इसके फिजिकल करेक्ट होने के चांसेस हैं, हो सकते हैं, लेकिन अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं हो पाता तो मैं बोलता कि फिजिक्स में वैलिडिटी नहीं हो पाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया, तो मैंने बोला भाई कि हाँ भाई ये जो रिलेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ये जो रिलेशन है ये मैं कह सकता हूं कि रिलेशन डायमेंशनली कैसा है, करेक्ट है। ठीक है। अच्छा बच्चों जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी को चेक करिए, इसको चेक करिए कि चेक वेदर दिस रिलेशन tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। इसको चेक करके देखिए कि ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो बच्चों बात तो वही आएगी, बताइए यहां पर भी क्या हो जाएगा, इस वाले रिलेशन पर भी मैं क्या बोलूंगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है m0 L0 t0, और बात वही है यार, v स्क्वायर ये लिखा हुआ है और rg ये लिखा है, तो ये भी तो यहां पे देखेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड भी जो आपका आएगा वो भी m0 L0 t0 ही तो आएगा। एग्री करते हैं भाई, यही तो आएगा फार्मूला। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला भी tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, ये वाला फार्मूला भी डायमेंशनली कैसा है, करेक्ट है। क्लियर हुआ ये? जबकि रियल लाइफ में बच्चे अभी आपका नहीं पढ़ा हुआ है, जब आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि रियल लाइफ में एक चैप्टर आएगा सर्कुलर मोशन। तो रियल लाइफ में जो फॉर्मूला मैंने ये लिखा हुआ है, कौन सा लिखा हुआ है, tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी, ये रियल लाइफ में वैलिड होता है, जबकि ये वाला फॉर्मूला रियल लाइफ में वैलिड नहीं होता है जो दिया गया आपको है ये।
क्लियर हुआ ये? तो बताइए, अगर आपका पढ़ा हुआ है, इमेजिन करिए कि आपका चैप्टर ये पूरा पूरा पढ़ा हुआ है, पूरा पूरा फिजिक्स पढ़ रखी है आपने हुई, तो आप जान जाएंगे कि यार फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी होता है, ना कि आर जी बाई वी स्क्वायर। तो अगर ये बोला जाए कि बताइए ये रिलेशन कैसा है, तो आप बोलेंगे ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, बट न्यूमेरिकली कैसा हो गया? इनकरेक्ट हो गया। शायद मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये बच्चों इसका जो है फर्स्ट एप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। बताइए, डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन मस्ट बी न्यूमेरिकली करेक्ट, क्या ये सही है? गलत है। अगर मैं ये बोलूं न्यूमेरिकली करेक्ट रिलेशन मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट, तो ये सही है, बिकॉज जो न्यूमेरिकली करेक्ट होगा वो पक्का फिजिक्स में वैलिड होगा, तो 100% डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? तो ये बच्चों हमारा जो था ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन था ये। अब हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का जो सेकेंड एप्लीकेशन होता है वो होता है टू डिराइव द फार्मूला फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम अप्रोक्सीमेट फार्मूले को डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू से की हेल्प से हम ड्राइव कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला अप्रोक्सीमेट फार्मूले को, मैंने कभी नहीं बोला कि एग्जैक्ट एक्यूरेट फार्मूले को। मैंने बोला कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अप्रोक्सीमेट फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। मतलब इसका यूज हो गया कि अप्रोक्सीमेटली ऐसा आएगा, बट लेकिन एग्जैक्टली ऐसा आएगा। क्लियर हुआ? एग्जैक्टली क्या आएगा उसके लिए हमें कुछ और चैप्टर की नीड पड़ेगी, ठीक है। इन अपनी इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने दो एग्जांपल देता हूं। से एग्जांपल नंबर 1, क्लियर हुआ ये? एग्जांपल नंबर 1 क्या है? गिवन दैट द टाइम पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ oscillation of a gas bubble from an explosion under water depends on P, D and E, where P is static pressure, D is density of the water and E is the total energy of the explosion. Find dimensionally a relation of T in terms of P, D and E. देखो भाई क्या निकालना है? फाइंड डायमेंशनली अ रिलेशन, फाइंड डायमेंशनली अ फार्मूला ऑफ टी। टी मीन्स हो गया टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टोटल एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन। तो हमको एक फार्मूला ड्राइव करना है, देखना है कि टाइम पीरियड, प्रेशर, डेंसिटी और एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन पे डिपेंड कैसे करता है, ठीक है ना। कैसे डिपेंड करता है उसको देखते हैं। क्लियर हुआ ये? ठीक है ना। यस, देखो बच्चे, एक बात तो हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लियर है कि जो टाइम पीरियड आ रहा है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर डिपेंड्स ऑन, टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड करता है तो से प्रोपोर्शनल टू प्रेशर P रेज़ टू द पावर A, डेंसिटी D रेज़ टू द पावर B एंड E टोटल एनर्जी रेज़ पावर C। अब बच्चे मान लीजिए A पॉजिटिव आ जाता है तो मैं बोलूंगा भी टाइम पीरियड प्रेशर पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अब मान लीजिए ये 1 आता है तो डायरेक्टली पावर 1 पे डिपेंड करता है। ये 2 आ गया तो डायरेक्टली टाइम पीरियड प्रेशर के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। मान लीजिए ये A आ गया -2, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो? -2 आया तो मैं बोलूंगा टाइम पीरियड प्रेशर के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है इनवर्सली, बिकॉज P की पावर -2 का मतलब हो गया 1/P²। तो हम इस तरह से अप्रोक्सीमेट डिपेंडेंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। यस, अब बच्चे देखिए मैंने प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा K। यस, डायमेंशनल एनालिसिस में ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K होता है ये डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि भाई यहां पर वेयर ये जो K आया हुआ है, वेयर K इज अ डायमेंशनलेस where K is a dimensionless proportionality constant, मीन्स डायमेंशनल फार्मूला ऑफ K बेटे कितना आएगा? M0 L0 T0, मतलब वो न्यूमेरिकली वो मतलब 1 आ जाएगा। तो K इज, इसका एक सेट प्रोटोकॉल है, फॉलो करना पड़ता है हम लोग को है। ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सेट प्रोसीजर होता है कि भाई टाइम पीरियड प्रेशर पे, डेंसिटी पे और एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, तो से T प्रोपोर्शनल टू P की पावर A, D की पावर B एंड E की पावर C। मैंने प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया तो हमेशा एक डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। एग्री करते हैं? अब बच्चे ये बताइए, ये रिलेशन फिजिक्स में तो हम कहाँ बना रहे हैं इस रिलेशन को? फिजिक्स में कि केमिस्ट्री में कि मैथ्स में, कहाँ बना रहे हैं?
फिजिक्स में। तो अगर रिलेशन फिजिक्स में बन रहा है तो जो रिलेशन फिजिक्स में वैलिड होगा वो डायमेंशनली कैसा बेटे होगा, 100% कैसा होगा, वैलिड होगा। इसको हम लोग प्रीवियस आर्टिकल में कर चुके हैं, ठीक है ना। यस, इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड। एग्री करते हैं। तो भाई अगर ये रिलेशन फिजिक्स में बनने वाला है तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जो आएगा इट मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा बेटे हुआ है, टाइम पीरियड। इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया टी, बिकॉज ये टाइम है। यस, राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो के तो हो गया डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो के तो हो गया 1। पी प्रेशर हमने कई बार निकाला हुआ है, तो प्रेशर की डायमेंशन आएंगी एम, अब घर में करना, एम एल -1 टी -2 आएंगी ये पावर ए। डी इज डेंसिटी, डेंसिटी होगा मास अपॉन वॉल्यूम, ये आ गया रेज टू द पावर बी। एंड ई इज टोटल एनर्जी, एनर्जी है तो चाहे आप इसको mgh लेके सॉल्व कर लीजिए, चाहे इसको आप हाफ mv² ले लीजिए। एनर्जी ऑफ एनी काइंड कुछ भी करेंगे तो एनर्जी का जो डायमेंशन निकालेंगे बेटे तो ये आएगा ml² t की पावर -2 और होल की पावर c। ये सब हम डायमेंशन निकालना पहले सीख चुके हैं। तो बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है m की पावर a, m की पावर b और m की पावर c। तो यहाँ फाइनली आ गया m की पावर a प्लस b प्लस c। ऐसे देखो, देखिए L की पावर ये लिखा है -a मल्टीप्लाई होगा, ये लिखा हुआ है माइनस का 3b और यहाँ लिखा है प्लस का 2c, तो ये ओवरऑल L की पावर आ गया। ऐसी t की पावर की बात करेंगे तो t की पावर बेटे हो गया -2a, यहाँ t नहीं है, यहाँ पर t है, कितना हो गया -2c। यस, इधर की तरफ जो है डायमेंशनल फॉर्मूला ये आया। यहाँ पर बच्चे केवल आ रहा है t, तो इसको मैं और अच्छा लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, m0 L0 t। बात तो एक ही है भाई, m0 L0 t का मतलब क्या हो गया, 1 × 1 × t। अब देखो यहाँ से क्लियर हुआ कि बेटे देखो, अगर ये रिलेशन को 100% फिजिक्स में वैलिड होना है, हमको ड्राइव ही करना है फार्मूला, तो भाई m, l और t की डायमेंशन जो लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगी वही राइट हैंड साइड पे आएंगी। एग्री करते हैं, लिख दीजिए इक्वेटिंग डायमेंशंस ऑफ m, l एंड t ऑन बोथ साइड। इक्वेटिंग डायमेंशंस ऑफ m, l एंड t ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इक्वेट करिए। तो बेटे यहाँ पर कितनी आ रही है, m की पावर a प्लस b प्लस c, पावर मतलब डायमेंशंस, और यहाँ बेटे कितना आ गया 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। l की पावर यहाँ 0 है तो यहाँ पे l की पावर 0 होना चाहिए, मतलब -a -3b प्लस 2c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। और t की पावर 1 है तो ये आ गया -2a -2c इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। एग्री करते हैं बच्चों, 3 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन हैं, तो 3 इक्वेशंस 3 अननोन से क्या आप a b c की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये लिखा हुआ है, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो a बेटे आएगा -5/6, b आएगा 1/2 और c आएगा 1/3। ठीक है, c कितना आएगा 1/3 आएगा। तो बताइए आपके पास में टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। यस, सो लिखेंगे टाइम पीरियड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज t इक्वल्स टू k, p की पावर a, तो p रेज टू द पावर कितना बेटे आ गया -5/6, d रेज टू द पावर b, d की पावर b, b इज हाफ, एंड e रेज टू द पावर c, c इज 1/3। या हम इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, एक ही बात है, t इक्वल्स टू k, d की पावर हाफ, e की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई p की पावर 5/6। तो ये बेटे हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला। क्लियर हुआ, ये एक फॉर्मूला फाइंड कर लिया, फॉर्मूला फाइंड कर लिया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एयर बबल इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, टोटल एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन एंड स्टैटिक प्रेशर P। और ये जान गए कि स्टैटिक प्रेशर पे ये डिपेंड कर रहा है इन्वर्सली पावर 5/6 पे, डेंसिटी भी डिपेंड करता है डायरेक्टली इसके अंडर रूट पे पावर हाफ पे, ऐसी ये एनर्जी भी डिपेंड करता है डायरेक्टली पावर 1/3 पे। बट देखिए बच्चे, ये तो इसका यूज हो गया कि हाँ भाई ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है डायरेक्टली उसके स्क्वायर रूट पे, एनर्जी पे डिपेंड करता है डायरेक्टली उसकी पावर 1/3 पे, प्रेशर पे करेगा इन्वर्सली पावर कितने पे 5/6 पे। लेकिन देखो इसका एक डिफेक्ट भी है, इस तरह से हम एग्जैक्ट फार्मूले को फाइंड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एग्जैक्ट फार्मूले की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ये k आ रहा है। अब k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इट मे बी पाई,
पाई भी कैसा है, डायमेंशनलेस है, बोलो भाई। इट मे बी 2, इट मे बी 3, 4, 7, 9 कुछ भी हो सकता है। तो यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाते हैं। ये हम लोगों ने साइमल्टेनियसली इसके डिफेक्ट को पढ़ दिया कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम अप्रॉक्सीमेट रिलेशन तो फाइंड कर लेते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आ रही है वो डायमेंशन एनालिसिस से हमें क्लियर नहीं हो पाता है। नाउ कंसीडर एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 2 पर आइए, ठीक है। बिल्कुल देखो, देखिए सेम टाइप का एग्जांपल है। आप सबसे पहले स्क्रीन को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे, और क्वेश्चन को नोट करने के बाद में इसको आप रफ में सॉल्व करिए, और रफ में सॉल्व करने के बाद में फिर आप मेरे सॉल्यूशन से मैच भी करिए, उसको फेयर कर लीजिए, देखिएगा बाद में कि आपका राइट हुआ या रॉन्ग हुआ। क्वेश्चन इज द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम में डिपेंड्स ऑन उसने बोला भाई डिपेंड कर रहा है, मतलब आप ले लेंगे प्रोपोर्शनल टू, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉब m, length of the pendulum L, and acceleration due to gravity G. Find dimensionally an expression for the time period of pendulum वही in terms of M, L and G. क्लियर है? तो भाई इसने बोला टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने यहां से लिख दिया T प्रोपोर्शनल टू M की पावर A, L की पावर B और G की पावर C। क्लियर हुआ ये? नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या बेटे आएगा, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे, एक कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट लेकर के आएंगे। तो K M की पावर A, L की पावर B, G की पावर C। यस, अब बताइए इसके बाद क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड, बिकॉज इस रिलेशन को फिजिक्स में होल्ड करना है, रियल लाइफ में होल्ड करना है, और कोई भी रिलेशन अगर फिजिकली करेक्ट है तो 100% डायमेंशनली कैसा होगा, करेक्ट होगा। तो बेटे इधर तो टाइम पीरियड लिखा हुआ है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी ही आएगा, बिकॉज ये टाइम है। के इज, मैं हमेशा बता चुका हूं, लिखेंगे आप के इज अ डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। दैट मीन्स द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के की अगर मैं बात करूंगा तो ये आएगा m0 L0 T0, दैट मीन्स इट इज मैथमेटिकली 1। ये तो 1 हो गया। m इज द मास, इसका डायमेंशन SI सिस्टम में m होती है पावर a, लेंथ की डायमेंशन भी SI सिस्टम में L होती है पावर b, एंड स्मॉल g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर इज L पर सेकेंड स्क्वायर t की पावर -2 होल की पावर c। बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है m की पावर a, इधर L की पावर b और ये L की पावर c, तो L की पावर क्या हो गया b प्लस c, और t की पावर -2c, इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ गया। और बच्चों जो इधर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसमें m तो नहीं है, तो m की पावर 0 है, L नहीं है, L की पावर 0 है, और t की पावर क्या है, 1 है। बताइए आगे क्या लिखवाऊंगा। यस, वेरी गुड, लिख दीजिए इक्वेटिंग द डायमेंशंस ऑफ m, L एंड t ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ m, L और t की डायमेंशंस को इक्वेट कर दीजिए। डायमेंशन मींस होता है पावर। डायरेक्टली देखो आंसर आ गया, m की पावर a, m की पावर 0, यस a इक्वल टू 0, L की पावर 0 और ये b प्लस c, तो b प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और t की पावर 1 और यहाँ t की पावर कितना लिखा है, -2c, तो इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू -हाफ। c को आप यहाँ रखेंगे तो b आ जाएगा प्लस का हाफ, और a आ गया बच्चे 0। यस, मतलब टाइम पीरियड का हमारे पास में एक अप्रोक्सीमेट फार्मूला आ गया। क्या आ गया, t यस इक्वल्स टू k इंटू m की पावर 0, L की पावर हाफ और g की पावर -हाफ। मतलब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम उस बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज m की पावर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमारे पास में t का एक फार्मूला आ गया k, इसको बोल सकते हैं रूट ऑफ L बाई जी, बिकॉज L की पावर +हाफ और G की पावर -हाफ का मतलब हो गया G की पावर 1/हाफ, मतलब 1/G की पावर हाफ, तो ये बन जाएगा। तो हमारे पास में एक ये अप्रोक्सीमेट फार्मूला आ गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, हाँ, इसमें डिफेक्ट क्या है कि हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाते हैं। ये फॉर्मूला बच्चों ने आप लोगों ने पहले से पढ़ा भी होगा, 9-10 में पढ़ा जाता है। ये t बेटे आता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी।
तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आ रहा है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 2 पाई आती है। इसको निकालने का मेथड डायमेंशन में नहीं होता है। इसका मतलब डायमेंशन चैप्टर पूरी फिजिक्स को खत्म नहीं कर देगा। फिजिक्स को अगर हमको और भी आगे पढ़ना है तो हमको डायमेंशन के साथ साथ कुछ और चैप्टर की भी स्टडी करनी पड़ेगी, तभी हम उसके डिफेक्ट्स जो आ रहे हैं उनको हम रिकवर कर पाएंगे। क्लियर हुआ ये? तो ये था बच्चे आप लोगों का सेकेंड एप्लीकेशन। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये इसका थर्ड एप्लीकेशन होता है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ फिजिकल यूनिट्स इनटू अनदर। और ये डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड और लास्ट यूज होता है कि इससे हम किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में किसी क्वांटिटी की वैल्यू को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में उसी क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आएगी ये निकालना है। जैसे कि देखो, आपने कुछ चीजें ऐसी पढ़ी आपने हुई हैं, जैसे कि 1 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्क। तो हमने पढ़ा हुआ है कि 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग करा हुआ है। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। तो मींस क्या हो गया, एनर्जी की वैल्यू अगर 1 जूल आ रही है एसआई में, तो उसी एनर्जी की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में कितने अर्ग आएगी। तो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने पर दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट पर उसी क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आएगी, ये हम डायमेंशन एनालिसिस का हमारा ये थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन होता है। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, समझने की ट्राई करिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा भाई कि ये जो लेंथ है, ये मैं जो मार्क कर रहा हूं, ये जो लेंथ है, से फॉर एग्जांपल ये लेंथ 2 मीटर है। जब मैंने मीटर स्केल यूज किया तो ये जो 2 पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए हुए हैं, से फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। से फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज से 2 मीटर। तो अब अगर मैं मान लीजिए इसको मीटर स्केल से रीड करूंगा तो डिस्टेंस 2 मीटर आएगी। अगर हम ए और बी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग सेंटीमीटर स्केल से यूज करेंगे, मतलब हम यूज कर रहे हैं सीजीएस सिस्टम यूज करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 200 सेंटीमीटर आएगी। एग्री करते हैं? क्यों? बिकॉज 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो वही रहेगी यार, चाहे हम सिस्टम ऑफ यूनिट को एमकेएस कर लें, चाहे सीजीएस कर लें, चाहे एसआई कर लें, चाहे एफपीएस कर लें, भाई एग्जैक्टली क्वांटिटी तो वही रहेगी ना। बोलो भाई, तो इसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म में बात करें, मैं बोलूंगा अगर x एक आर्बिट्ररी फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है x, क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, अगर है, इट मे बी मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, मोमेंटम, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ? तो x एक आर्बिट्ररी फिजिकल क्वांटिटी है। तो बच्चों आपको पता है कि x को हम एक्सप्रेस करते हैं n टाइम्स u, जहां पर n होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, u होता है सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर हुआ ये? तो अब मान लीजिए, सपोज करिए कि हमने x की वैल्यू को एक से पहली सिस्टम ऑफ यूनिट में, हमने 2 सिस्टम ऑफ यूनिट है 1 एंड 2। तो जब मैं x की वैल्यू को फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में निकालूंगा तो उसकी वैल्यू आएगी n1 और ये u1, बिकॉज u अलग होगा तो ये n1 अलग आ जाएगा। अब सपोज करो ये तो हो गया इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो x की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सेकेंड में बात करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, n2 इंटू u2 आएगी। जैसे देखिए 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर, तो 1 अगर यहां पर 1 था तो मीटर था, 100 था तो सेंटीमीटर था। लेकिन देखिए क्वांटिटी तो वही है ना यार, क्वांटिटी तो वही है, क्वांटिटी तो चेंज कर नहीं जाएगी। क्लियर हुआ? इसका मतलब इधर नहीं आएगा x1 x2, ये तो x ही रहेगा। उसी क्वांटिटी की को अगर हम पहले यूनिट में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, उसी क्वांटिटी को अगर मैं सेकंड में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। यस, दोनों क्वांटिटी तो यार दोनों ही यूनिट में क्वांटिटी तो वही है ना, उसको चेंज तो किया नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर दें तो यहां से भी x आएगा, यहां से भी x आएगा, तो क्या मिल गया हम लोगों को, n1 u1 इक्वल्स टू क्या बेटे आ गया, n2 u2। दिस इंप्लाइजेस, हम कह सकते हैं कि n इंटू u इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर n इंटू u, प्रोडक्ट ऑफ n इंटू u, n और u को मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट आएगा। हाँ, ये कांस्टेंट किसके लिए आएगा, फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी
एक दी हुई फिजिकल क्वांटिटी की को हम चाहे 1 यूनिट में निकालें, चाहे 2 में निकालें, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में, क्वांटिटी तो वही रहेगी, तो वो x की वैल्यू सेम आएगी। n चेंज करेगा तो करस्पॉन्डिंग u चेंज करेगा, ताकि n इंटू यू कैसा आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। एग्री करते हैं? तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ फिजिकल यूनिट्स इनटू अदर के लिए। इसको यूज करते हैं कि n इंटू यू क्या होता है, कांस्टेंट, जहां पर n जो होता है यस उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और u बेटे जो होता है वो होता है सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर हुआ ये? ठीक है, बस हम इसको, इस कंसेप्ट को कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए n इंटू यू की वैल्यू अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अलग अलग आएगी, सेम आएगी, n अलग आएगा, u अलग आएगा, बट n इंटू यू कैसा आएगा, सेम आएगा। हम इसको यूज करते हैं। क्लियर है ये? जैसे देखो कैसे करते हैं, उसके लिए हम आपके सामने एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई जैसे लिखिए, राइट डाउन कि कन्वर्ट convert 1 Newton into डायन। 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डायन? आपको तो पता ही है, इसका आंसर पढ़ा होगा आप लोगों ने भाई पहले से कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। हमें निकालना है, इसको देखना है कि भाई 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डायन। क्लियर हुआ ये? तो ये बताइए, न्यूटन और डायन से हमें क्लियर हुआ कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, मैं इसके हिंट में आ रहा हूं, न्यूटन और डायन को देख के क्लियर हुआ कि जो फिजिकल क्वांटिटी है ये फोर्स है। अगर लिखा होता 1 जूल तो मैं बोलता फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी है, लिखा होता केजी तो मैं जानता फिजिकल क्वांटिटी मास है। तो उससे जाना गया कि यार मैं यूनिट से हम जो है एग्जैक्टली पहचान लेते हैं कि क्वांटिटी कौन सी है। तो मैंने आइडेंटिफाई करा कि फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है। जो x बेसिकली था, जो x था, इस बार वो f हो गया, फोर्स हो गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ ये? बच्चों ये बताओ पहले, क्या हम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं? अरे बेटे हमने बहुत बार निकाला हुआ है, m इंटू ए एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ ये? ठीक, मैं इसको रब कर देता हूं और मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं। अब करना क्या देखिए है, अब जरा ध्यान दीजिए, न्यूटन, बताइए न्यूटन किस सिस्टम में आता है, एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में? तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक सिस्टम आपको सिस्टम 1 और एक गिवन आपको है सिस्टम 2। सिस्टम 1 जो है वो है एसआई सिस्टम, न्यूटन या एमकेएस सिस्टम, और सिस्टम जो 2 है वो डायन है। तो डायन मतलब हो गया सीजीएस सिस्टम, तो ये हो गया सीजीएस सिस्टम। क्लियर हुआ? सिस्टम 1 जो था वो एसआई सिस्टम, सिस्टम 2 था क्या था, सीजीएस सिस्टम। हमको पता है कि किसी भी सिस्टम में बात करेंगे लेकिन n इंटू यू इक्वल टू कैसा बेटे आएगा, कांस्टेंट आएगा। मींस n1 इंटू u1 शुड बी इक्वल टू n2 इंटू u2, बिकॉज अभी देखा था हम लोगों ने कि n इंटू यू कैसा आएगा, n इंटू यू जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो n1 u1 इक्वल्स टू बेटे क्या हो गया, n2 इंटू u2। ठीक है, नाउ अब बस जहां जहां u होता है यूनिट, उस जगह पर आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। एक सेट पैटर्न है, फॉलो करना पड़ेगा आपको इस चैप्टर में। तो जहां जहां पर u होता है यूनिट्स, उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। तो n1 इंटू यू, यू जगह पर क्या आएगा, डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या थी, फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन हमारा आया था m l t की पावर -2, तो ये m1 l1 t1 फर्स्ट यूनिट में इक्वल्स टू n2 इंटू ये बेटे आ गया m2 l2 t2 की पावर -2। यस, n2 वुड बी इक्वल्स टू कितना आ गया, n1 टाइम्स, देखिए क्या आ जाएगा, m1 अपॉन m2 टाइम्स l1 इधर आ जाएगा अपॉन l2 टाइम्स t1 अपॉन t2 रेज टू द पावर -2। सही है। नाउ अब हमने 1 किसको लिया है, एसआई सिस्टम को, और क्वेश्चन दिया गया था आपको कन्वर्ट 1 न्यूटन
1 न्यूटन इक्वल्स इनटू डायन, तो ये कितना आएगा? देखो बच्चे, ये जो आपको 1 न्यूटन, तो 1 गिवन है 1 न्यूटन, तो पहले वाले सिस्टम का N1, और ये आपको फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, ये क्या हो गया? दूसरे वाले सिस्टम CGS सिस्टम का N2 फाइंड करना है। तो आपको N2 फाइंड करना है और N1 गिवन है। अगर लिखा होता 5 न्यूटन इंटू डायंस तो N1 होता 5। यहां लिखा है 1 न्यूटन, तो N1 कितना हो गया? 1। यस। अब बच्चों ये M1 1 कौन सा यूनिट? SI यूनिट है ये। SI यूनिट में मास का फंडामेंटल बताइए। SI यूनिट में मास को किस में एक्सप्रेस किया गया है? मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम की किलोग्राम। SI यूनिट में, SI में किलोग्राम होती है। तो यस, तो उसको लिखा जाएगा 1। अगर मेंशन नहीं किया जाता है तो फंडामेंटल हमेशा 1 माना जाता है। तो अगर मैंने लिखवाया था आपको कि SI यूनिट में, SI सिस्टम में मास को किलोग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब उसकी यूनिट जो है फंडामेंटल वो 1 किलोग्राम है। 1 मिसिंग, मतलब मैं 1 को लिखते नहीं है। क्लियर हुआ ये? M2 2 हो गया सेकंड CGS सिस्टम में मास क्या होता है? ग्राम में, मतलब 1 ग्राम इसका फंडामेंटल हो गया। नाउ L1 लेंथ का फंडामेंटल इन फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट इज SI में लेंथ आती है मीटर में, इसका फंडामेंटल हो गया 1 मीटर। लेंथ का फंडामेंटल इन सेकंड इज CGS में फंडामेंटल हो गया 1 सेंटीमीटर। टाइम देखिए, टाइम जो होता है SI में भी सेकंड में होता है 1 सेकंड, और CGS में भी होता है सेकंड में। तो ये बेसिकली 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड होल की पावर कितना आ गया? -2। यस, ये आ गया 1। इसको लिखेंगे 1 kg इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। ये बेटे आ गया 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। और ये बच्चे हो गया 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड होल की पावर -2। बच्चों ग्राम और ग्राम कैंसिल कर गया, बिकॉज ये डायमेंशनली m है, ये भी m है, कैंसिल कर जाएगा। ये कितना आ गया? 1 इंटू 10 की पावर 3। ऐसे ही CM कैंसिल कर जाएगा, 10 की पावर 2 आ गया। और 1 सेकेंड कैंसिल करा, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही मिलेगा। यस, तो बच्चों ये आपका आ गया 10 की पावर 5। ये क्या आ गया? ये N2 की वैल्यू आ गई। यस, तो आपका आंसर हो गया, क्या कह सकते हो? सो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या था? N2 कितना आ गया? 10 की पावर 5 डायन। ये हमारा आंसर आ गया। और ये आप लोगों ने पहले से पढ़ा भी हुआ है, तो आई थिंक शायद क्लियर हो गया होगा कि ये इसका थर्ड एप्लीकेशन होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को एक सिस्टम में अगर इतनी आ रही है तो वही वैल्यू दूसरे में इक्विवेलेंटली कितनी आएगी, वो ऐसे निकाला जाता है। नाउ अब इस एग्जांपल पर आइए। इस एग्जांपल से आपको ये जो पॉइंट है, इसका एप्लीकेशन आपको बहुत ढंग से क्लियर हो जाएगा, इससे और ढंग से क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस एग्जांपल को पहले आप पढ़ें, नोट करें, और इसके बाद में आप स्क्रीन को पॉज करके सेल्फ ट्राई करिए, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, और फिर मैच करिए मेरे आंसर से। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन CGS सिस्टम इन सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम इज 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो एक सिस्टम तो पता लग गया। देखिए, अगर हम इसमें इसके हिंट की बात करें तो इसमें जो सिस्टम 1 है, पहला सिस्टम जो है अगर आप देखें तो वो तो हो गया CGS, मेंशन ही कर दिया गया है कि CGS सिस्टम में क्या होगा। क्लियर हुआ ये? तो CGS सिस्टम में डेंसिटी आ रही है 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। बताइए ये 8 क्या है? 8 हो गया CGS सिस्टम का n इंटू यू वाला n हो गया, n इंटू यू वाला n। ठीक है, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देखो पहले तो डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन CGS सिस्टम इज 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नो, फुल स्टॉप, फिर बोल रहा है इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब मींस इन अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है ना? CGS में तो उसकी जो है डेंसिटी की वैल्यू आ रही है 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। बच्चे यहीं से क्लियर हो गया कि ये सिस्टम CGS नहीं हो सकता है, बिकॉज CGS सिस्टम में लेंथ का फंडामेंटल था सेंटीमीटर, मींस 1 सेंटीमीटर। मेंशन नहीं किया गया था ना, वहां बोला गया था कि CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो लेंथ का फंडामेंटल 1 सेंटीमीटर, मेंशन नहीं किया गया होता है तो 1 माना जाता है। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मास का क्या आ गया? 1 ग्राम फंडामेंटल।
टाइम का क्या आ गया 1 सेकेंड। और देखो ये बोल रहा है कि इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आर्बिट्ररी सिस्टम ऑफ यूनिट है इसमें यूनिट फंडामेंटल ऑफ लेंथ इज 1 नहीं, कितना 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एंड यूनिट ऑफ मास इज 20 ग्राम, मतलब उस सिस्टम ऑफ यूनिट में जो आर्बिट्ररी सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें फंडामेंटल ऑफ मास वो 1 ग्राम नहीं है, कितना है 20 ग्राम है। तो बताइए व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, उस सिस्टम ऑफ यूनिट में डेंसिटी ऑफ मटेरियल कितनी होगी। फिर वही हो गया कि सीजीएस में अगर डेंसिटी की वैल्यू 8 आ रही है तो एक दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में उसी क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आ रही है। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में इक्विवेलेंटली कन्वर्ट करना, ये प्रॉब्लम भी इस हेडिंग पर बेस्ड हो गई। बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितनी होती हैं, इनफाइनाइट। मैंने पहले बता रखा था आप लोगों को, फर्स्ट लेक्चर में बता रखा था कि भाई रीजनल लैंग्वेज तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन इंटरनेशनल चीज लैंग्वेज अगर होगी तो हमको एक फॉलो ही करनी पड़ेगी। इंग्लिश वैसे ही बनाया गया है एसआई सिस्टम, जबकि रीजनल सिस्टम बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा रीजनल सिस्टम है जहां पर फंडामेंटल ऑफ लेंथ है 5 सेंटीमीटर, फंडामेंटल ऑफ मास है 20 ग्राम। तो उस आर्बिट्ररी सिस्टम ऑफ यूनिट में एक बॉडी की डेंसिटी जो कि सीजीएस में 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर पाई गई है, तो इस सिस्टम में कितनी होगी। ठीक है भाई, क्या करते हैं हम लोग हैं, तो बताइए। सबसे पहले हमने मेंशन किया कि सिस्टम नंबर 2, यस सिस्टम नंबर 2 जो हो गया वो एक आर्बिट्ररी सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, आर्बिट्ररी सिस्टम हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ ये। हाँ, आर्बिट्ररी सिस्टम में कुछ बातें मेंशन की गई हैं। अब क्या करना होता है हम लोगों को ऐसे में, इसके लिए सेट तरीका होता है यूजिंग n1u1 इक्वल्स टू n2u2। बस जहां जहां u1 होता है वहां पर आप क्या करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे। जरा बताइए इस प्रॉब्लम में जो फिजिकल क्वांटिटी की बात की गई है वो कौन सी है। देखिए डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, ये हो गया डेंसिटी। क्या हो गया, डेंसिटी। डेंसिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले क्या करिए आप अलग से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी निकाल लीजिए। कई बार निकाला हुआ है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा m इंटू एल की पावर -3। तो नाउ दिस इज n1 इंटू u1, बस यूनिट जगह डायमेंशन आ जाएगी, तो ये आ जाएगा m एल की पावर -3, बस ये फर्स्ट यूनिट में है तो m1 l1 हो गया। ऐसी n2 डेंसिटी की डायमेंशन तो आएंगी m इंटू एल की पावर -3, तो m2 इंटू L2 की पावर -3। नाउ n2 वुड बी इक्वल टू n1 टाइम्स, डिवाइड करिए तो ये बेटे आ गया m1 अपॉन m2 टाइम्स L1 अपॉन L2 की पावर -3। बोलो सही है। n2 वी हैव टू कैलकुलेट कि उस सिस्टम, उस आर्बिट्ररी यूनिट में कितनी वैल्यू आएगी, जबकि n1 मतलब सीजीएस में कितनी वैल्यू आ रही है। सीजीएस सिस्टम पे सीजीएस में 8 आ रही है न्यूमेरिकल वैल्यू 8, तो ये n1 इज 8। 1 इज सीजीएस में मास को लिखते हैं 1 ग्राम फंडामेंटल। और बताइए इस यूनिट में मास का फंडामेंटल कितना है 20 ग्राम, तो यहां पर आएगा 20 ग्राम। बहुत आसान सा है, अगर आप ध्यान देंगे तो लेंथ का फंडामेंटल लिखेंगे 1 में 1 हो गया सीजीएस में लेंथ का फंडामेंटल बेटे कितना होता है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और इस आर्बिट्ररी सिस्टम में जो लेंथ है उसका फंडामेंटल दे रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर होल की पावर -3। बटे n2 यहाँ से आ गया 8 इंटू ये आ गया 1/20, ग्राम कैंसिल कर गया, और ये आ गया 1/5 की पावर -3। इसको मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 1/20, और इसको ऊपर लेने तो लिख सकते हैं 5 का होल क्यूब, एक ही बात है। इसको सॉल्व करिए बच्चों। सॉल्व करने के बाद देखिए n2 की वैल्यू 50 आनी चाहिए। पहले वेरीफाई करिए, सॉल्व करके देखिए क्या n2 की वैल्यू 50 आ रही है। ये आएगी, आप घर में करना। n2 50 आ गया तो आपका आंसर आ गया। यस, तो आपका आंसर क्या आ गया, यस क्या बोलेंगे कि यस, तो डेंसिटी, तो वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन आर्बिट्ररी सिस्टम इज कितना आ गया 50 यूनिट्स।
तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया कि उस आर्बिट्री सिस्टम में जिसमें सीजीएस में उसी मटेरियल की डेंसिटी 8 ग्राम पर सीसी आ रही थी, तो उस आर्बिट्री सिस्टम में जो डेंसिटी आएगी उसी बॉडी की डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। क्लियर हुआ ये? तो ये हमने इसका थर्ड एप्लीकेशन फिनिश कर लिया। तो अगर आप नोटिस करिए तो हमने इसके यूजेस के साथ साथ इसके हम लोगों ने देखा कि इसके जो है डिफेक्ट्स भी क्या होते हैं, हमने उनकी भी स्टडी कर रखी हुई है। डिफेक्ट्स क्या होते हैं मैं एक बार फिर से बता देता आप लोगों को हूँ कि किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एक्चुअल में प्लस आएगा या माइनस आएगा ये बता नहीं पाएगा, वो दोनों को परमिट कर देगा। जैसे कि v इक्वल टू यू प्लस 80 को भी परमिट किया इसने और v इक्वल टू यू माइनस 80 को भी परमिट किया, जबकि रियल में सही क्या होता है, केवल v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है। tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी राइट होता है, मैंने एग्जांपल दिया था, जबकि tan थीटा इक्वल टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर को भी राइट कर देगा। अगर लिखा होगा साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, कॉट थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, तो हर एक को परमिट कर देगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा आ रहा है, tan आ रहा है कि साइन आ रहा है कि कॉट आ रहा है, कॉट स्क्वायर आ रहा है, वो बता नहीं पाएगा। एग्री करते हैं? क्लियर हुआ ये? तो ये इसके डिफेक्ट्स हैं। ये क्या हो गया, इसकी जो है डिमेरिट्स हो गई। क्लियर हुआ ये कि हम ये थर्ड डिफेक्ट बेटे क्या होता है, देखिए कि अगर हमें किसी भी रिलेशन को डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू फ्रेम करना है, किसी फॉर्मूले को ड्राइव करना है, तो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 2 पाई आ रहा है कि 4 पाई आ रहा है कि 9 आ रहा है कि -9 आ रहा है, ये हमें क्लियर नहीं हो पाता है। एग्री करते हैं? ठीक है, तो ये इसके कुछ डिमेरिट्स थी डायमेंशंस की। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हम अपना ये हमने डायमेंशन की थ्योरी को ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, मैंने बताया था आपको कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम डायमेंशन पर बेस्ड कुछ एडवांस लेवल के, कुछ अच्छे टाइप के, कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को हम लोग रखेंगे और उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों? तो इस लेक्चर में